मूविंग फॉरवर्ड नाउ विल प्रिव्यू द गेम फॉर केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस. ठीक है, ये मैच भी ऑल्दो सुनने में ऐसा लग रहा होगा, एक टीम टॉप पे बैठी हुई है, एक टीम बॉटम 2 में है, शायद बॉटम पे भी आ जाएगी बड़ी जल्दी. तो क्या ही स्टेक्स हैं इस मैच के, क्या ही बात करें इसके बारे में, कुछ मैटर ज़्यादा करता नहीं है. बट आई थिंक जितना लग रहा आपको सोचने में उससे कहीं ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली इफ यूर अ केकेआर फैन. आई थिंक मुंबई के पर्सपेक्टिव से तो इट्स प्लेन आउट सिंपल कि प्राइड के लिए खेलना है, कि बॉटम पे फिनिश नहीं करना. होपफुली वी कैन एस्केप द बॉटम 3 एंड फिनिश इन द मिड टेबल टियर, जिससे हमारा थोड़ा सा एक फेस सेव हो जाए. बट केकेआर के लिए ये जेन्युइनली इंपॉर्टेंट गेम है टू सील ऑफ द टॉप स्पॉट भी क्या टॉप 2 एटलीस्ट ऑलरेडी. आई थिंक ये मैच केकेआर जीतेगी. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कैसे अगर एलएजी को हरा देते तो वर्चुअली टॉप 2 कंफर्म हो जाता. अगर ये मैच जीत गए ना तो ऑलमोस्ट गारंटेड है टॉप 2. इसके बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेस अप फ्रॉम हेयर एंड नॉट फिनिश इन द टॉप 2. मैं ये नहीं कह रहा हूँ फर्स्ट या सेकंड, बट टॉप 2 तो ऑलमोस्ट 99% गारंटीड ये मैच जीतते हैं. तो सो विद दैट इंटेंट इन माइंड, एंड आई थिंक गौतम गंभीर एंड द केकेआर कैंप रियलाइजेस दैट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंश्योर कि आप क्वालिफाई कर रहे हो. वो भी ऑफिशियली दे कैन बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई एज वेल. बट उन्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि अगर ये मैच जीत गए तो वी आर वर्चुअली गारंटेड इन द टॉप 2 एज वेल. सो स्टेक्स केकेआर के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ है इस गेम में खेलने के लिए, एंड सो दे विल बी टेकिंग दिस गेम वेरी सीरियसली. ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस भी है, तो अगर वो सीरियसली ना भी ले गेम को तो केकेआर अगेंस्ट तो थोड़ा बहुत तो कंपटीशन निकल के आ ही जाता है. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड गेम टू हैपन हियर. अगर मैं पिच की बात करूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ, दिस इज़ द मोस्ट क्यूरियस आई हैव बीन इन द रिसेंट वीक्स किसी पिच को लेकर. पिछले एक हफ्ते से 10-12 दिन से हम देख रहे हैं कैसे ऑल ओवर द कंट्री हर विकेट पे थोड़ा सा स्लो नेचर देखने को मिल रहा है. बॉलर से थोड़ी हेल्प मिलनी शुरू हो रही है. 250 के टारगेट हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं. आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि ईडन गार्डन्स पे क्या पिच क्यूरेटर ये बात मानेगा, क्योंकि केकेआर की तो नहीं मान रहा. अगर बीसीसीआई हर ग्राउंड को डायरेक्टिव्स दे रही है तो क्या बीसीसीआई की सुनने वाला है? और बीसीसीआई की सुनने से तो भाई हमारी भी सुन लेता पहले थोड़ी सी. Although in hindsight it played out pretty well because we are still in the top 2. But I am curious to see simply because of the pitch curator that Eden Gardens has. कि क्या वो pitch curator सुनने वाला है, इस ट्रेंड को फॉलो करने वाला है, या फिर अभी भी 250-260 की विकेट ही देगा. मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ. अगर वो थोड़ी फंसती हुई विकेट देता तो आई थिंक इंडिया साउथ अफ्रीका का जो वर्ल्ड कप का मैच था थोड़ा बहुत हमें उस लेवल का देखने को मिल सकता है. बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर पिच क्यूरेटर कहता है भाड़ में जाए, सब लोग जो करना है उनको करें, मैं तो यहाँ पे सेम विकेट ही बनाने वाला हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है. प्लस द कंडीशंस इन द ईडन गार्डन्स आर सच की बाउंड्रीज छोटी हैं, थोड़ी सी ड्यू पड़ सकती है, मतलब द बॉल ट्रैवल्स वेरी फास्ट, आउटफील्ड बहुत ही ज़्यादा पतली है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो ट्रेनिंग पिचेस हैं वो भी आउटफील्ड पे ही हैं, तो उन पर तो बॉल पड़ के और ज़्यादा तेज जाती है. ऑल ऑफ दिस मेक्स इट अ ग्रेट ग्राउंड फॉर द बैट्समैन टू स्कोर लॉट ऑफ रन्स. सो अगर पिच स्लो होती भी है तो भी कितने हद तक स्कोर पे फर्क पड़ेगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए. एंड सो आई वुड से कि रिगार्डलेस ऑफ द चेंजेस इन द पिच एंड द अमाउंट ऑफ द चेंज इन द पिच, यू शुड स्टिल बी चेजिंग. कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ पे. टॉस जीतो और चेस करो, नो क्वेश्चन आस्क्ड. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड. 33 टाइम्स अब इनका मैच हो चुका है एंड 23 बार मुंबई जीती है. केकेआर फाइनली डबल डिजिट्स में आ गई है, 10 बार अब केकेआर भी जीती हुई है मैचेस. एंड द मोर रिसेंट रिकॉर्ड इज मोर प्रॉमिसिंग फॉर केकेआर. पिछले 10 मैचेस में से 5 बार केकेआर जीती है, 5 बार मुंबई जीती है, तो हमने थोड़ा सा लेवल करा मुंबई को. एंड पिछले 10 मैचेस में 5 बार, वाह भाई, पिछले 5 में से 5 बार मुंबई जीती है, 5 बार केकेआर. 10 में से 5 बार केकेआर, 10 में से 5 बार केकेआर, 5 बार मुंबई. एंड पिछले 5 मैचेस में से 3 बार केकेआर जीती है एंड सिर्फ 2 बार मुंबई जीती है. सो रीसेंट हिस्ट्री के हिसाब से केकेआर का थोड़ा सा डोमिनेंस वापस आना शुरू हो रहा है. द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, और रादर द फॉर्चुनेट पार्ट फॉर मुंबई इंडियंस इज, ईडन गार्डन्स में इन लोगों ने 10 बार मैचेस खेले, 7 बार मुंबई इंडियंस जीती है, सिर्फ 3 बार केकेआर जीती है. इस फैक्टर को अगर आपको थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंस देनी है तो आप इसके थ्रू दे सकते हो कि लास्ट टाइम इन दोनों टीम्स ने एक दूसरे को ईडन गार्डन्स पे 2019 में फेस करा था. 2019, जस्ट 1 or 2 years आफ्टर गंभीर लेफ्ट केकेआर, उस टाइम की बात है. अब तो वो मेंटर बन के वापस भी आ गए. तो 5 साल पहले फेस किया था. 5 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं एंड दैट कुड बी वन पॉजिटिव लाइट दैट केकेआर कुड टेक इन. बट हिस्टोरिकली इस ग्राउंड पर भी
राइवलरी में तो ओवरऑल मुंबई का बोला बाला रहता ही है, इस ग्राउंड पर भी बहुत हैवी डोमिनेंस है मुंबई इंडियंस का। 70% विन रिकॉर्ड है, दैट इज़ क्रेजी। किसी और टीम के घर पे आके इतना अच्छा रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल होता है। सो लेट्स सी कितना ये हिस्ट्री जो है होल्ड करेगी फैक्टर को। बट मूविंग टू द थर्ड सेगमेंट विच इज़ द प्लेइंग 11s, क्या प्लेइंग 11s होनी चाहिए एज पर द कंडीशंस। विल स्टार्ट विद मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा, ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव, ये तीनों हमारे टॉप 3 होंगे। मैं रोहित शर्मा का नाम पता क्यों ले रहा हूँ, आई वॉज वेरी टेम्पटेड टू से कि रोहित शर्मा को रेस्ट करा दो इस मैच के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वन सेकंड वर्ल्ड कप आने वाला है, ऑलरेडी टीम बाहर हो चुकी है, नथिंग टू प्ले फॉर। एंड जो उसका फॉर्म चल रहा है, मे बी 1-2 मैचेस का ब्रेक होगा जस्ट टू ब्रेक दैट पुअर रिदम एंड देन रीगेन फ्रॉम ग्राउंड जीरो। इट कुड बी अ गुड ऑप्शन। द ओनली रीजन आई एम सेइंग रोहित शर्मा शुड प्ले इन दिस गेम इज ईडन गार्डन्स में मैच हो रहा है, उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, तो शायद वो जो रिदम रिगेन करना ब्रेक के थ्रू आता, शायद वो इस ग्राउंड पे खेलने से भी आ जाएगा। और अगर आपके पास चॉइस है ब्रेक या खेलने में, तो आपको हमेशा खेलने वाले ही लेना चाहिए। तो आई थिंक वहाँ पे मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, जस्ट बिकॉज इट इज़ एट द ईडन गार्डन्स, दोबारा खेलेंगे इस मैच को। कहीं भी और होता तो मैं कहता कि शायद रेस्ट ही ले लूँ उससे अच्छा। नंबर 4 पे मैं लाऊंगा तिलक वर्मा को। एंड नोटिस हाउ मैं नमन धीर को नहीं रखा हुआ इस टीम में, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे। नंबर 5 पे मैं डिवॉल्ट ब्रुवेस को वापस लाना चाहता हूँ, एंड क्यों उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पे टिम डेविड, नंबर 8 पे नाबी दोबारा आएंगे मेरे लिए, नंबर 9 पे चावला, उसके बाद बुमराह, थुसारा एंड इम्पैक्ट प्लेयर में कंबोज हो सकते हैं, जिनको आई एम प्रीटी श्योर ही विल बी प्लेइंग दिस गेम बिकॉज लास्ट मैच में प्रॉमिस बहुत दिखाया था। सो कमिंग टू द स्ट्रैटेजी नाउ एंड एक्सप्लेनिंग माई सिलेक्शन फॉर द प्लेइंग 11, द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी टू प्ले विद लिबर्टी। इट इज़ जस्ट एज सिंपल एज इट साउंड्स। मैं ज़्यादा डीप जाऊंगा नहीं इस बात पे। यू डोंट हैव एनी प्रेशर ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द प्ले ऑफ्स नाउ, देयर इज नथिंग टू लूज, यू ओनली हैव टू प्ले फॉर योर प्राइड। यहाँ पे हार भी जाओगे तो भी अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते, रॉक बॉटम पे तुम हिट कर चुके हो। एंड दिस कुड ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ मुंबई इंडियंस। मुझे लगता है ये कोइंसिडेंस नहीं था कि इन लोगों ने SRH को इस तरीके से हराया घर पे। They now can officially play with freedom, with liberty, without any stress or pressure of having to qualify for the playoffs. And I think वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके दे सकते हैं इन द बैटिंग लाइनअप। जो लिबर्टी वाला फैक्टर है कि आप ऑल आउट होके खेलो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फर्स्ट बॉल से मारने का ट्राई करो, बड़ा टोटल पोस्ट करने की कोशिश करो, जो कि वैसे भी ईडन गार्डन से बड़ा क्रूशल हो जाता है, स्पेशली अगर आप टॉस हार जाओ तो। आई थिंक वो बहुत ही की फैक्टर होगा कि इंटेंट में वो लिबर्टी दिखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी नेहल वधीरा अनफॉर्चुनेटली विल बी मिसिंग आउट इन दिस गेम, जो कि उन्होंने कुछ बहुत गलत करा नहीं है, बट एज आई सेड ही विल नॉट बी इन माई टीम बिकॉज मुझे डिवॉल्ट ब्रुवेस को जगह पे रखना है। आई थिंक एज आई सेड, जो मैंने पहले पॉइंट पे कहा, प्ले विद लिबर्टी, डिवॉल्ट ब्रुवेस विल गिव यू मोर फायर पावर। प्लस अगर पहले बैटिंग आती है, यू विल ऑलवेज हैव टू स्कोर 10 to 20 रन्स अबव द पार स्कोर एट द ईडन गार्डन्स। आजकल जैसा सीन चल रहा है, अगर 260 भी चेज हो जा रहे हैं ना, तो वो बहाना है ही नहीं कि पार स्कोर तो 200 का था, तो हमने जो है 205 के आसपास बना दिया, 195 के आसपास बना दिया, फिर इतनी बुरी तरीके से क्यों हार गए। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये, चेस करते वक्त यहाँ पे ज़्यादा आसानी होती है, तो जो पार स्कोर है आपको ऑलरेडी उसके ऊपर 10-20 रन का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा ताकि वो कॉम्पनसेट हो जाए टॉस फैक्टर से। एंड उसके लिए जो फायर पावर चाहिए, आई थिंक वो तिलक वर्मा वधीरा साथ में खेलेंगे तो उतनी फायर पावर नहीं आएगी। शायद वहाँ पे मैं डिवॉल्ट ब्रुवेस को रखना चाहता हूँ। रिस्क है विकेट लूज करने का, मारने के चक्कर में, बट यही तो वो अप्रोच है, तो वो करेज दिखाना पड़ेगा आई थिंक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एक और चीज़ों की बात करूँ तो नाबी को मैं लाना हूँ यहाँ पे। क्यों? देखो, वैसे तो यहाँ पे स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, जैसे भी कंडीशंस हैं, एट मैक्स 2 स्पिनर्स, एंड सो पीयूष चावला तो एक स्पिनर हो ही गए। अगर मुझे एक और स्पिनर चाहिए हो, स्पेशली दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैं इसी सेम लाइनअप से बिना कोई चेंजेस करे दोनों टाइप ऑफ पिचेस के लिए रेडी हूँ। नोटिस करना, अगर जो ईडन गार्डन्स की पिच जैसी चलते हुए आ रही है, तो वैसे भी हमारे पास कंबोज, बुमराह, थुसारा, हार्दिक पांड्या, 4 पेसर्स तो ऑलरेडी हैं। ठीक है, अगर पिच में थोड़ा सा टर्न हो तो चावला के साथ अब मैं नाबी से ही बॉलिंग करा सकता हूँ, वरना मुझे वधीरा या फिर नमन धीर से करानी पड़ती, दैट इज़ नो गुड। तो मैं इस सेम लाइनअप से दोनों टाइप ऑफ पिचेस के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ दिस 11। सबसे बढ़िया पॉजिटिव मुझे ये लगा। एंड नाबी का मेन बात ये भी है कि जो फायर पावर है वो मुझे डीप एंड पे चाहिए, मिडिल ऑर्डर में नहीं चाहिए। मिडिल ऑर्डर में तो स्काई भी है, डिवॉल्ट ब्रुवेस है, हार्दिक पांड्या को किसने रखा हुआ है हमने,
एंड में आते आते अगर हार्दिक पांड्या फिनिशिंग कर रहा हो या फिर टिम डेविड फिनिशिंग कर रहा हो तब प्रॉब्लम आती है। तो वो डेप्थ के लिए ना भी ज़रूरी है। प्लस अगर हमें पहले बैटिंग आ जाए तो बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए स्टार्टिंग से रिस्की शॉट्स खेलने पड़ेंगे, एंड तब आपको वो अश्योरेंस चाहिए, वो सिक्योरिटी चाहिए कि मेरी बैटिंग में डेप्थ है। तो ना भी वो चीज़ ऑफर करके देते हैं, विच इज़ वाई देयर आर कपल ऑफ रीजंस व्हाई वुड हैव ना भी। लास्टली, डोंट डिले बुमराह विद द बॉल व्हेन नीडेड। आई थिंक हार्दिक पांड्या मेड अ मिस्टेक अगेंस्ट केकेआर इन द प्रीवियस गेम, जब वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे को वो ब्रीदिंग स्पेस मिल गई थी मिडिल ओवर्स में। आई थिंक ही शुड हैव गॉन टू किल द गेम देयर इटसेल्फ। बुमराह को ज़बरदस्ती ये मत करना कि सिर्फ एक ओवर पावर प्ले में डलवाया है फिर सीधा 10 ओवर के बाद 3 ओवर डलवा रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ रही है, अगर ओपनिंग दिख रही है स्टार्टिंग में विकेट्स की, तो वहीं पे गो फॉर द किल। अगर विकेट नहीं गिरे तो समझ में आता है कि फिर मैं बुमराह को डेथ के लिए बचा के रखना चाहता हूँ। अगर ओपनिंग दिख रही है जैसे कि पहले वाले मैच में दिखी थी, आई थिंक फॉर श्योर उनको वो गेम वहीं पे किल ऑफ करने के लिए जाना चाहिए। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ डीलेइंग बुमराह देयर। मूविंग टू केकेआर नाउ, उनकी लाइनअप क्या होनी चाहिए? मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा नारायण एंड सॉल्ट से, कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे। कई लोग कहेंगे कि यार गुरबाज को ट्राई करना चाहिए क्या, बिकॉज कंफर्म नहीं होगा सॉल्ट खेलेगा कि नहीं। मैंने हमेशा कहा कंफर्म टॉप 2 फर्स्ट, उसके बाद गुरबाज को खिलाना। बिकॉज गुरबाज को खिला के ये तो कर सकते हैं हम कि उसको प्लेऑफ्स के लिए प्रिपेयर कर लें, बट अल्टीमेटली अगर टॉप 2 में नहीं पहुंचे तो फ़ायदा क्या हुआ। तो पहले जो पहली प्रायोरिटी उसको फुलफिल करो, विच इज़ वाई वंस अगेन दिस गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर यहाँ पे जीत गया तो फिर हम गुरबाज के साथ अगले 2 मैचेस में शायद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो किल दिस गेम ऑफ, हैव नारायण एंड सॉल्ट। उसके बाद मैं रघुवंशी को रखूंगा स्टिल, वाई आई विल एक्सप्लेन। श्रेयस अय्यर, रिंकू एंड वेंकी उसके बाद आएंगे। वेंकटेश अय्यर को अब तो ड्रॉप होने नहीं वाला वो। रसल, रमनदीप, स्टार्क, हर्षित एंड वैभव। इम्पैक्ट प्लेयर विल बी वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, अब इनके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले वही क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग कि रघुवंशी को हटा के लोग कहेंगे मनीष पांडे को क्यों नहीं लेके आते। ये काफ़ी पॉपुलर ओपिनियन चल रहा है अभी, बिकॉज पिछले 1-2 मैचेस से रघुवंशी थोड़ा सा आउट ऑफ टच लगा है। वाई आई स्टिल वॉन्ट रघुवंशी इज, पहली बात तो मुझे ज़रा गिना दो मनीष पांडे ने लास्ट टाइम किस बड़े गेम में परफॉर्म करके दिया है आईपीएल के अंदर, कब करा है। वो सब लोग वो पास्ट ग्लोरी में जी रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि उसके वजह से अभी इसने पूरा सीजन खेला भी नहीं है, सिर्फ एक बार बैटिंग करी है और वो एकदम से आके केकेआर के लिए परफॉर्म कर देगा। इट इज़ सो अनफेयर फॉर मनीष पांडे ऑल्सो कि हम उससे एक्सपेक्ट करें ये चीज़, तो कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ पे। सेकंड पॉइंट, रघुवंशी को रिप्लेस कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश राणा कर सकता है। बिकॉज रघुवंशी वो एक एक्सप्लोसिव नंबर 3 है जो कि हमें चाहिए, हमारी आइडेंटिटी के साथ मैच करता है। वो जो हमारी ऑल आउट अग्रेसिव अप्रोच वाली जो आइडेंटिटी है उसमें रघुवंशी फिट करता है, मनीष पांडे फिट नहीं करेगा। तो कोई सेंस ही नहीं लगता मुझे इस बात का जब कोई कहता है कि रघुवंशी को हटा के मनीष पांडे को लेके आओ। मनीष पांडे ने कब परफॉर्म करा था बड़े मैच में? पिछले टाइम तो उससे तो वो दिल्ली में खेल रहा था, उससे पहले कौन से बड़े मैच में से परफॉर्म करके दिया? कितनी बार परफॉर्म करके दिया? कितने आईपीएल में उसने 300-400 रन से ज़्यादा मारे? तो किस बेसिस पे हम लोग ये कह रहे हैं? एंड रघुवंशी को आई थिंक ओवर क्रिटिसाइज करा जा रहा है। 1-2 मैचेस में बैटिंग अच्छी नहीं हुई है, वरना जितना उसने खेला है प्रॉमिसिंग ही खेला है। प्लस हमारे पास डेप्थ की कोई इशू तो है नहीं। तो रघुवंशी अगर रिस्की शॉट मारने के चक्कर में जल्दी आउट हो भी रहा है तो फिर अगर हम लोग उसको फिर भी जज कर रहे हैं तो हम लोग हिपोक्रिटिकल हो रहे हैं। बिकॉज एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें बड़ी प्राइड है कि हम इस ऑल आउट अप्रोच के साथ जाते हैं, हमारी बैटिंग में बड़ी खतरनाक है भाई, 250-300 बना सकते हैं। दूसरी तरफ उस 250-300 तक पहुंचने के लिए जो इंटेंट चाहिए उसका बाय प्रोडक्ट ये है कि बंदा आउट भी सकता है। अगर हो गया तो फिर हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। एंड गंभीर ऐसा होने भी नहीं देगा। तो मुझे तो बिल्कुल भी सेंस नहीं लगता मनीष पांडे को वहाँ पे लाने का। हाँ, नीतीश राणा का फिट होगा तो वो आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस एड्स अप टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट एज वेल। अगर बैटिंग पहले आती है ना तो मनीष पांडे जैसा बंदा काम नहीं आएगा अभी नंबर 3 पे, कोई चांस ही नहीं है। मनीष पांडे वॉज परफेक्ट फॉर द लास्ट गेम अगेंस्ट मुंबई इंडियंस बिकॉज सिचुएशन वैसी थी, वहां पे जरूरत थी 130-135 के स्ट्राइक रेट से खेलने की, ज़्यादा डिमांड नहीं थी। जब पहले बैटिंग करो ईडन गार्डन्स पे तो वो नहीं चलने वाला। ये जो लोग अभी मनीष पांडे की तारीफ कर रहे हैं वही सब गाली भी देंगे अभी उसको फिर अगर ऐसा एक मैच आ जाता है तो आई थिंक अगर पहले बैटिंग आती है एज ए सेट फॉर मुंबई इंडियंस, यू हैव टू स्कोर 10, 15, 20 रन अबव पार, एंड फॉर दैट आपको एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए राइट थ्रू आउट। लेट रघुवंशी हैव सम ब्रीदिंग स्पेस देयर। द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिकली डोंट बी अफ्रेड टू यूज नारायण, वरुण एंड रसल। इन 3 बॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये मतलब जो हमारे मेन पेसर्स हैं स्टार्क, हर्षित एंड वैभव, इनकी बात नहीं होगी इसमें। 2 स्पिनर्स एंड द थर्ड और द 4th पेसर रसल। इन 3 का जो डुओ है ना, ट्रियो है ना, जो ये दे वर क्रूशल
for a win against Mumbai Indians at the Wankhede. Crucial in the middle overs. And 6 से 15 ओवर के बीच में मैं तो ये कहूँगा कि श्रेयस अय्यर शुड नॉट हेजिटेट, अगर ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कि इन तीनों से ही बीच के पूरे 9 ओवर डलवा दिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. किल ऑफ द गेम देयर. इसका एक और रीज़न पता है क्या है? कई लोग रोहित शर्मा के लिए कहेंगे कि ईडन गार्डन से बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है. मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में रोहित शर्मा से ज़्यादा बड़ा थ्रेट है सूर्य कुमार यादव. एंड वो मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आएगा. एंड वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है पिछले 1-2 गेम से, इफ यू नोटिस, ही हैज़ बीन वेरी स्मार्ट विद द बैटिंग अप्रोच. वो बॉलर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है टारगेट करके कि मुझे किस बॉलर को रन्स मारने और किसको नहीं मारने. उस लेवल पे खेल रहा है इस वक्त. आई थिंक इट इज़ वेरी क्रूशल कि मिडिल ओवर्स में हम लोग रन्स को चोक करें अगर हमें विकेट नहीं मिल रहे तो, स्पेशली सूर्य कुमार यादव इज देयर. क्योंकि रन्स चोक होंगे तो फिर अल्टीमेटली प्रेशर बनेगा हाई स्कोर निकालने का, फिर रिलीज शॉट आएगा, अल्टीमेटली विकेट आ जाएगा. सेम थिंग हैपेंड लास्ट टाइम रसल ने फुल टॉस आउट कर दिया था सूर्य कुमार यादव को. ये 3 बॉलर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक मिडिल ओवर्स में अगर इनकी बॉलिंग अच्छी चल रही है, डोंट हेजिटेट टू आउटबॉल देम कंसेक्यूटिवली इन दिस फेज. कोई बड़ी बात नहीं है एंड पे ऑफ कर सकता है ये. बी ओपन टू दिस अप्रोच वाइल फील्डिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द की बैटल्स. देखो सबसे पहला की बैटल यहाँ पे आई वुड वंस अगेन से, मैंने पिछली बार भी कहा था, स्टार्क वर्सेस रोहित शर्मा. सिंपली बिकॉज रोहित शर्मा एट द ईडन गार्डन्स हैज़ अ ग्रेट फॉर्म, ग्रेट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एज वेल, बट ही हैज़ बीन वेरी ससेप्टेबल टू लेफ्ट आर्म पेसर्स दिस सीजन. इससे अच्छा मौका स्टार्क के पास नहीं है उसका विकेट निकालने का. क्लियरली रोहित शर्मा जिस तरीके के फॉर्म में पिछले 5-6 मैचेस में पता नहीं कुछ 30-35 रन मारे, एंड रोहित शर्मा के पास ऐसा अच्छा मौका नहीं है फॉर्म में वापस आने का. तो डायरेक्ट क्लैश यहाँ पे बन रहा है नैरेटिव्स का. दिस हैज़ टू बी अ की बैटल. पावर प्ले में देखना पड़ेगा कौन डोमिनेट करता है. नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी सूर्य कुमार यादव वर्सेज आंद्रे रसल द बॉलर. इन द मिडिल ओवर्स एज आई एक्सप्लेन्ड, आजकल तो रसल की टेंडेंसी भी है, ही यूजुअली बोल्स द 10th ओवर के आसपास वो बॉलिंग करने के लिए आता है, एंड आती पहले उन्होंने विकेट ले लेता है, एंड मोर ऑफन देन नॉट सबसे क्रूशियल विकेट होता है. सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ पे रसल आता है डायरेक्ट मैचअप पे अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव एंड ही गेट्स हिज विकेट एंड एक्सपोजेस द मिडिल ऑर्डर ऑफ मुंबई इंडियंस. ऑन द अदर हैंड, इफ स्काई हैज़ टू डोमिनेट, ही हैज़ टू बी मोर केयरफुल. मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं लास्ट मैच में जब केकेआर के पास सिर्फ 5 बॉलर्स थे, बिकॉज इम्पैक्ट प्लेयर में मनीष पांडे को लाना पड़ा था, स्काई का गेम प्लान ये था कि मैं रसल को टारगेट करूंगा, बाकी 4 मेन बॉलर्स को सी ऑफ करूंगा, एंड उसी में ही कुड हैव प्लेड अ ग्रेट इनिंग्स, बट उसी चक्कर में वो आउट हो गया. अगर फिनिश कर देता तो ग्रेट इनिंग्स मानी जाती, बट रसल को टारगेट करने के चक्कर में ही रसल पे आउट हो गया वो. तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा बैटल होगा. एंड मिडिल ओवर्स में कौन डोमिनेट करने वाला है, अल्टीमेटली मुंबई की ट्रैजेक्टरी जहाँ कहाँ रही है उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि सूर्य कुमार यादव कितने रन मार रहा है. सो आई थिंक फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ बिग वन. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी तिलक वर्मा और उनके साथ में वधेरा या फिर डेवल ब्रुक्स जो भी खेलेंगे. दीज 2 guys वर्सेस वरुण चक्रवर्ती. आई थिंक मिडिल ओवर्स में फिर से वंस अगेन स्काई वुड नीड सम सपोर्ट, जो कि उनको हमेशा मिलता हुआ आ नहीं रहा है. दूसरे एंड से जो रसल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मुझे लगता है कि अगर एक और कोई बंदा है ना जिसने मोर ऑफन देन नॉट पहले ओवर में विकेट चटका के दिया हमें, इन द लास्ट 3 games यू कुड सी दिस वेरी इजीली, दैट हैज़ बीन वरुण चक्रवर्ती. हमेशा फर्स्ट ओवर में वो ब्रेक थ्रू देता है, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस यूजुअली इज नारायण क्रिएट्स द प्रेशर, पावर प्ले के अंदर प्रेशर बनाएंगे, देन रिलीज शॉट आता है हमेशा वरुण चक्रवर्ती के पहले ओवर में, एंड वहाँ पे विकेट गिर जाता है. इफ दैट गाय कैन काउंटर फ्रॉम द अदर एंड स्काई के साथ, तो फिर हम लोग दोनों एंड से अटैक कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर को, एंड वन डायमेंशनल होकर नहीं रहना पड़ेगा. तो आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होगा. नेक्स्ट विल बी फिल सॉल्ट वर्सेस जसप्रीत बुमराह. मैंने पिछली बार नारायण वर्सेस बुमराह कहा था. आई थिंक सॉल्ट वर्सेस बुमराह की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. आई वोंट बी सरप्राइज इफ सॉल्ट चूजेस टू फेस बुमराह मोर एंड ट्राइज टू प्रोटेक्ट नारायण टू अ सर्टेन एक्सटेंट. प्लस ही इज़ इन अ ग्रेट फॉर्म, एंड इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि बुमराह कितने ओवर डालता है फर्स्टली पावर प्ले के अंदर, एंड डालता है तो क्या सॉल्ट वहाँ पे उसको सी ऑफ करने के लिए जाएगा एंड देन ट्राई टू कॉम्पनसेट ऑन दी अदर बॉलर्स, या फिर ही विल हैव द सेम अप्रोच रिगार्डलेस ऑफ द नेम ऑफ द बॉलर. वो बहुत इंटरेस्टिंग है. बिसाइड्स हमने लास्ट मैच में देखा था कैसे उस टाइम पे तो थुसारा ने सबका आउट किया था, बट अगर आप जल्दी ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ दो केकेआर की, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स, तो फिर उन्हें मिडिल ऑर्डर में दोबारा स्क्रैच से रीगेन करना पड़ता है मोमेंटम. एंड वो मतलब हर टीम के साथ ही ऐसा होता है, बट यू आर बेसिकली कटिंग ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ अ 250 स्कोर.
एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फिर ओपनर्स को आउट करके दें, बिकॉज अगर केकेआर के ओपनर्स टिक गए फिर बाकी हर एक बैट्समैन को लिटरली फ्री लाइसेंस मिला हुआ है कि तुम बहुत फ्लेक्सिबल ऑर्डर रखना, कभी भी तुम्हारा नंबर आ सकता है, जाके मारना शुरू कर दो। वो लिबर्टी है केकेआर के पास। उस लिबर्टी को तोड़ने के लिए, वो फ्रीडम को तोड़ने के लिए ओपनर्स को आउट करना बहुत ज़रूरी है इनसाइड द पावर प्ले। बुमराह के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द अदर हाफ ऑफ द सिचुएशन इज, और रादर नेक्स्ट की बैटल ऑल्सो, नारायण वर्सेस कंबोज। क्योंकि अगर बुमराह को फिल सॉल्ट टारगेट कर रहा है या फिर फेस ऑफ कर रहा है, द ईजिएस्ट बॉलर परहैप्स ऑन पेपर इन द पावर प्ले विल बी कंबोज। थुसारा ने भी पिछले बार आउट किया था सबको, तो वो भी थोड़ा स्लिंगी एक्शन के साथ एक एक्स फैक्टर क्रिएट करता है। आई थिंक कंबोज वो बंदा है जिसको नारायण टारगेट कर सकता है एक वो रिलीज ओवर लेने के लिए, जैसे कि उसने यश ठाकुर को करा था पिछले मैच में। सो आई थिंक कंबोज के पास एक बहुत अच्छा चांस है, अगर वो सही तरीके से बॉलिंग करता है, कि नारायण का इंपॉर्टेंट विकेट लेके दिखाएं, टीम को एक बहुत ही क्रूशल स्टार्ट दे। ऑन द अदर हैंड नारायण कैन कॉम्पनसेट इफ ही स्टार्ट स्लो टोटली ऑन कंबोज, कोई इशू ही नहीं है। एंड लास्टली रसल द बैट्समैन वर्सेस नुवान थुसारा। नुवान थुसारा फॉर श्योर विल बी बॉलिंग इन डेथ। रसल के साथ हमने इशू देखा है, हमने हाईलाइट भी करा है पिछले कुछ पॉडकास्ट में, कैसे उसको अगर आप जल्दी ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज देते हो व्हेन देयर आर स्टिल 7-8 ओवर्स लेफ्ट, आई डोंट थिंक इट इज गिविंग द बेस्ट आउटपुट बाय रसल फॉर केकेआर, बिकॉज पता नहीं, ऐसा लगता है पैटर्न दिखता है कि ही ट्राइज टू सी ऑफ द बॉलर्स टिल द 15th और 16th ओवर, फिर वो स्ट्रेटेजी टाइम आउट आता है, उसके बाद से आखिरी के 4-5 ओवर में फिर वो टेक ऑफ करने का ट्राई करता है एकदम से, और उसी चक्कर में आउट हो जाता है। द बेटर थिंग वुड बी टू सेंड हिम डायरेक्टली व्हेन द लास्ट 5 ओवर्स आर ऑन, एंड देन जस्ट हैव वन माइंडसेट टू गो ऑल आउट। एंड वहाँ पर फिर थुसारा आएंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी राइट अवे टू एक्सप्लॉइट हिम, एंड थुसारा कुड हैव अ ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग रसल आउट। करता है तो देन वंस अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर हिटिंग विल बी ऑन रमनदीप सिंह, एंड एक वो बहुत बड़ा डेंट तो लगता है कि केकेआर की फिनिशिंग पे डेंट पड़ सकता है अगर रसल जल्दी आउट हो जाते हैं तो। सो लेट्स सी क्या होता है। कमिंग टू द प्रेडिक्शंस नाउ, द लास्ट सेगमेंट। यार देखो, मुझे ऐसा बहुत सही लगता है कि जो लास्ट टाइम इनका मैच हुआ था, जितना मुश्किल वो था प्रेडिक्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा आसान होने वाला है, इतना मुश्किल नहीं होगा ये। फर्स्टली बिकॉज वानखेड़े वाला फैक्टर नहीं है, सेकेंडली बिकॉज अभी जो केकेआर का नैरेटिव चल रहा है एंड जो मुंबई का नैरेटिव चल रहा है उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। केकेआर ऑलरेडी इनको एक बार हरा चुकी है, टॉप पे है इस वक्त। आई नो मुंबई ने अभी एसआरएच को हराया है, बट दे आर डिस्क्वालीफाइड, बॉटम टेल पे चल रहे हैं वो लोग। आई एम गोइंग टू बेट ऑन केकेआर वंस अगेन। आई थिंक उसमें कोई वो भी नहीं है कि सपोर्टर है या फिर ऐसा है कुछ इसलिए कर रहा है, लॉजिकली बोल रहा हूँ, एक लॉजिकली एनी गाय वुड यू से कि मुंबई अभी हरा सकती है केकेआर को? फॉरगेट द हिस्ट्री, ऑन करंट ग्राउंड्स लॉजिकली इट हैज़ टू बी केकेआर, एंड आई बिलीव आई एम गोइंग टू से 60-40 फॉर केकेआर, एंड वो 40 बहुत बड़ा एक्चुअली अमाउंट है जो कि मैं मुंबई के लिए दे रहा हूँ। कोई और टीम होती बॉटम ऑफ द टेल पे तो मैं उनको देता भी नहीं, प्रॉब्ली 70 या 80% में केकेआर के लिए कहता, बट 60-40 जो है वो इसीलिए बिकॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मुंबईज हिस्टोरिकल डोमिनेंस ओवर अस। एंड पिछले बार 51-49 मैंने केकेआर के लिए बोला था, इस मैं बढ़ा के 60-40 बोलने वाला हूँ, because you can never rule out Mumbai Indians at the Wankhede at the Eden Gardens also. So there's always a chance. They have historically dominated us on this ground as well. If Rohit Sharma fires, they have a great chance of winning. Toss भी बहुत crucial रहेगा। तो ये 2-3-4 factors हैं जो कि केकेआर के हाथ में है ही नहीं। And so you have to give some chance to Mumbai Indians, but logically, I think KKR should be winning this one, sealing their spot in the top 2, opening some room for experimenting with Gurbaz as well before the playoffs. बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा ये, लेट्स सी क्या होता है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।